नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होंगे शामिल। छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2022 के विजेताओं को करेंगी सम्मानित। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की भी रखेंगी आधारशिला। कावेरी जल मुद्दे पर बीजेपी आज बेंगलुरु में विधानसभा के सामने करेगी धरना सत्याग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक होंगे शामिल। UNGA से जुड़ा कार्यक्रम पूरा होने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का आज से शुरू होगा वॉशिंगटन का दौरा। अपने समकक्ष समेत तमाम वार्ताकारों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इराक के हमदानिया जिले में एक शादी समारोह में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 150 लोग हुए घायल। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 3 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में छठे स्थान पर बरकरार। आज निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए करेंगे जोर आजमाइश। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज राजकोट में। सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, वहीं ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत की तलाश। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, STEM प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजना विद्या समीक्षा केंद्र की सफलता को देखकर तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओदरा डाभोई सिनोर मालसा आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चाब तालाब पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नवनिर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7,500 गांवों में ग्राम वाईफाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री छोटा उदयपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले
FM रेडियो स्टूडियोज का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस कॉन्क्लेव में सभी 100 स्मार्ट शहरों का शहरी नवाचार में उनकी भूमिका का आकलन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में शहरों में होने वाले बदलाव और शहरों पर बढ़ती आबादी पर भी चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2022 के 66 विजेताओं को भी सम्मानित करेंगी। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किया जा रहा है। इसमें शहरी नवाचार में अग्रणी सभी 100 स्मार्ट शहर हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन से देश में शहरी परिवर्तन के भविष्य के लिए रोड मैप बनाने और अनुकरणीय कार्यों के प्रदर्शन और सराहना को भी एक मंच मिलेगा। इंदौर के बाद राष्ट्रपति जबलपुर जाएंगी, जहां पर वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। कर्नाटक की सरकार इन दिनों कावेरी जल विवाद पर घिरी हुई है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 3000 क्यूसेक पानी दे, जिसका कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और बीजेपी, जेडीएस समेत तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विवाद इतना गहरा गया है कि कल बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया। शहर में धारा 144 लगा दी गई और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। अब आज बीजेपी विधानसभा के सामने धरना सत्याग्रह करने जा रही है। यह आंदोलन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी के सांसद और विधायक शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि विपक्षी दल कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कावेरी नदी जल परिषद ने कर्नाटक से 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। परिषद की वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में कर्नाटक के अधिकारियों ने राज्य के जलाशयों में पानी छोड़े जाने में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि राज्य के 161 तालुका भीषण सूखे की चपेट में हैं। इनमें से 32 कावेरी थाला क्षेत्र के अंतर्गत हैं। हालांकि तमिलनाडु ने इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक को भी सिंचाई आपूर्ति में कमी नहीं करनी चाहिए और उस पानी को तुरंत छोड़ना चाहिए। कर्नाटक के 4 जलाशयों में पानी की 53% कमी को देखते हुए परिषद ने राज्य से तमिलनाडु को 18 दिन के लिए प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पूर्व ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की तीसरी लिस्ट में केवल एक नाम शामिल हैं। ये नाम है मोनिका भट्टी का। मोनिका को अमरवाड़ा आरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मोनिका ने कुछ ही दिन पहले भाजपा का दामन थामा था। उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 6 सांसदों को टिकट दिया गया है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए टीटी न्यूज़। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को।
पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। कल उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और कहा कि अब वो दिन गए जब कुछ देश एजेंडा तय किया करते थे और बाकी देशों से उनके अनुसार चलने की उम्मीद की जाती थी। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आम सहमति बनाना अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाना चाहिए और इसके लिए प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों ही जरूरी हैं। अब UNGA से जुड़ा विदेश मंत्री का कार्यक्रम पूरा हो गया है और अब वो वॉशिंगटन के दौरे पर होंगे, जहां उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री समेत अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक होगी। इराक के निनेवे प्रांत के हमदानिया जिले में एक शादी समारोह में भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए। वहीं निनेवे प्रांत के डिप्टी गवर्नर हसन अल अल्लाह के मुताबिक 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या कम से कम 100 बताई गई है, जबकि 150 घायल हुए हैं। ये आग तब भड़की जब जश्न के दौरान आतिशबाजी के कारण बड़े समारोह स्थल में आग लग गई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के कार्यों में जुट गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इमारत के निर्माण में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण ये तेजी से ढह गई। अगर बात करें खेलों की तो 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 3 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में 6ठे स्थान पर बरकरार है। मंगलवार को भारत की घुड़सवारी टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया। दिव्या कीर्ति सिंह, सुदीप्ति हाजेला, हृदय छेड़ा और अंशु अग्रवाला की टीम ने 41 साल बाद देश के लिए घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। नौकायन में इबाद अली ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इबाद अली पुरुषों की विंडसर RSX स्पर्धा में 52 के नेट स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 17 वर्षीय नेहा ने 11 रेसों में कुल 27 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में सेलिंग में भारत का ये पहला पदक था।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा है। अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई और इस जीत के साथ भारत शीर्ष पर बरकरार है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। समाज की